नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रियल न्यूज एंड एनालिसिस पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप है मेरे साथ में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। और जानकारी यह है कि भारत और इजराइल आने वाले समय में जल्दी ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने जा रहे हैं। क्या होगा इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मायना, इससे भारत को क्या लाभ होंगे अथवा इजराइल के साथ भारत की मित्रता कितनी आगे बढ़ेगी, इस बात को आज के सेशन में हम समझने जा रहे हैं। इस सेशन का जो सबसे बड़ा आधार है वो ये है कि भारत और इजराइल की मित्रता के 30 साल पूरे हो चुके हैं। भारत और इजराइल के बीच में लगभग $7 बिलियन का व्यापार होता है और इस व्यापार में भारत के द्वारा भेजी जाने वाली वस्तुएं ट्रेड सरप्लस में है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, यदि जो नेट पर दी हुई जानकारी है उसके अनुसार अगर आंकड़ों को मिलाया जाए तो भारत द्वारा जो वस्तुएं भेजी जाती हैं इजराइल, वो तुलनात्मक रूप से ज्यादा हैं किसकी तुलना में, जो इजराइल के द्वारा इंडिया को भेजी जाने वाली वस्तुएं हैं। ठीक है, तो इसी के लिए आज के सेशन में हम आपके साथ हैं और आपको बताएंगे कि भारत और इजराइल के जो बायलैटरल रिलेशन हैं उनके 30 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर आज जो ये जानकारी निकल कर आ रही है कि भारत और इजराइल एक दूसरे के साथ मुक्त व्यापार समझौता करने जा रहे हैं। अब एक बड़ा ही लॉजिकल सा सवाल बनता है और सवाल यह है कि मुक्त व्यापार समझौता असल मायने में होता क्या है। देखिए, एक ऐसा समझौता जिसमें दोनों देश एक दूसरे से यह कहें कि यदि मेरा सामान आपके यहां बिकने आए तो बॉर्डर पर उस वस्तु के आने का टैक्स मत वसूलना। मुक्त व्यापार का सीधा सा शाब्दिक अर्थ है कि यदि इंडिया का सामान इजराइल जाए तो वहां की सीमा यानी कि पानी से जैसे ही आप एंट्री करोगे तो उस पर कस्टम ड्यूटी या एक्साइज ड्यूटी ना लगे। सीधा सा अर्थ यह है। और अगर किसी वस्तु पर कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी ना लगे तो वो किसी दूसरे देश में वैसे ही बिकेगी जैसे वो आपके अपने देश में बिक रही है। उदाहरण के लिए, अगर इंडिया किसी चीज के उत्पादन में अच्छा है, उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारे यहां पर गेहूं का उत्पादन बहुत अच्छे से होता है और हम इसी गेहूं को जो भारत के अंदर मतलब जिस भी भाव से है, मान लीजिए एक उदाहरण ले लेते हैं कि 3000 रुपए की एक बोरी है। अब अगर उस पर हम उसे इजराइल में बेचने जाएं तो वो उतने की ही वहां बिके। अब आप पूछेंगे क्या बात कर रहे हो, कितने उतने में कैसे बिक सकती है? क्यों? क्योंकि सर ट्रैवल होगा तो ट्रैवल के लिए उस पर पैसा खर्च होगा। तो हमने कहा कि चलो एक काम करते हैं, उसमें ट्रैवलिंग का भी खर्च जोड़ देते हैं कि अगर ये 3000 की बोरी है तो इसे वहां तक पहुंचने में 3000 के साथ साथ हो सकता है 500 रुपए प्रति बोरी और खर्चा लग जाए। ट्रैवलिंग कॉस्ट इसके अंदर जुड़ जाए, कोई बात नहीं, लेकिन उस देश की सरकार के द्वारा इस वस्तु की वहां बिक्री पर किसी प्रकार की रोक ना लगे, यह सबसे जरूरी चीज है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए। इसी को ध्यान में रखते हुए अगर इजराइल से कोई सामान इंडिया आए तो जो उसका ट्रेड में जो खर्चा हुआ है बस उतना लग जाए, उसके अलावा उस पर कोई अतिरिक्त टैक्स ना लगे। यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की सबसे बुनियादी जरूरत है। मैं फैक्चुअली आप लोगों को एक जानकारी देना चाहूंगा और वो जानकारी यह है कि भारत ऑलरेडी अभी तक 13 देशों के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर चुका है। आपके दिमाग में एक सवाल बनेगा, सवाल यह है कि सर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से फायदे होते हैं कि नुकसान होते हैं? अगर कोई वस्तु हमारे देश में निर्बाध रूप से बिकने आती है तो इसका हमें फायदा होगा या नुकसान होगा? तो इसका एक सबसे शानदार जवाब अगर सुनना है तो यह समझ लीजिए, जर्नलिस्टिक तरीके से अगर आपको सुनना है तो आंसर यह है कि भारत को इससे नुकसान ही होता है। अब आप पूछेंगे फिर हमारी सरकार ऐसा क्यों करती है? नहीं साहब, इसके मायने बहुत से हैं। आपने एक लाइन में आंसर पूछा फायदा होता है या नुकसान, तो हमने आपको बताया नुकसान। आप पूछेंगे ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपकी आबादी दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है। अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो अनाउंसमेंट की जरूरत है, एक दो मतलब महीने के अंदर या साल भर में हो जाएगा। दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाला देश बन चुका है भारत। अच्छा, इसके बाद में परचेजिंग पावर की कैपेसिटी जो है, हमारी परचेजिंग पावर पैरिटी जो है, समर्थता जो है, उसमें भारत दुनिया के तीसरे सबसे बड़े देश में शामिल होता है जीडीपी के अनुसार। यानी हमारी खरीदने की कैपेसिटी भी बहुत अच्छी है। तो अब आप मुझे यह बताइए, कोई भी वस्तु बिकने कहां जाना चाहेगी? जहां ज्यादा लोग रहते हैं या जहां कम लोग रहते हैं? स्वाभाविक सी बात है, जहां बाजार बड़ा होगा वस्तुएं बिकने बाजार में ही जाएंगी ना, मार्केट में ही जाएंगी। और जब वस्तुएं मार्केट में बिकने जाएंगी तो हमसे बड़ा मार्केट है कहां? सबसे ज्यादा खरीदार यहां पर हैं और सामर्थ्य वाले खरीदार हैं। यहां पर बेंटले खरीदने वाले हैं तो साइकिल खरीदने वाले भी हैं। कहने का अर्थ यह है कि विविधता हमारे बाजार में है। तभी तो भारत ऑलरेडी 13 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रखता है और हर देश अपनी उपलब्धि मानता है कि भारत के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए तो समझो कि हमने बहुत बड़ी चीज पाली। अब आप पूछेंगे तो इसका मतलब
इसका तो मुनाफा दूसरे देशों को ज्यादा हुआ। तो सर कहीं ये वो तो नहीं है कि ये लोग फिर से उपनिवेशवाद की तरफ जा रहे हैं? क्योंकि आप अगर देखें तो ऋषि सुनक ने वहां पर यह विश्वास ब्रिटेन में दिलाया है। बोरिस जॉनसन से लेकर ऋषि सुनक तक सब इसी चीज में लगे हुए हैं। लिज ट्रस भी इसी चीज में लगी थी कि हम इंडिया से जल्दी ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने वाले हैं। दैट मींस हर इस व्यक्ति इस बात की खुशी में है और इस बात की अपेक्षा में है कि एक दिन भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता हो जाएगा। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही हो। तो भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता इजराइल के लिए भी बेनिफिशियल होगा। अब आप पूछेंगे आपने एक तरफा डिसीजन कैसे दे दिया, भारत के साथ बेनिफिशियल नहीं होगा। हमने कहा थोड़ा रुकिए, आपको उदाहरण समेत बताएंगे कि तुलनात्मक रूप से हमेशा नुकसान हमें ही हुआ है। हमें फायदा कब हो सकता है? भाई अगर हमको मुक्त व्यापार समझौते में एंट्री करने का मौका मिला तो इस तरह से तो भारत को कभी मुक्त व्यापार में एंट्री ही नहीं करनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। इस तरह से तो हमें अपना मार्केट खोलना ही नहीं चाहिए। लेकिन इसके कुछ प्लस फायदे भी हैं। फायदे क्या हैं? मुक्त व्यापार का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसी तरह की अपॉर्चुनिटी आपके देश की कंपनियों को दूसरे देश में जाकर काम करने की मिलती है। ना केवल इतना, माना कि दूसरे देश के अंदर आबादी कम है, लेकिन उस देश से आपके देश में निवेश बड़ी मात्रा में आता है। आज अगर हम चर्चा करते हैं 1991 में आए नरसिम्हा राव जी के समय पर एलपीजी रिफॉर्म की, तो वो था क्या? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इसमें लिबरल होने का अर्थ क्या था? इसमें ग्लोबल होने का अर्थ क्या था? लिबरल होने का मतलब था कानून थोड़े कमजोर किए जाएं, यानी इतनी सख्ती ना बरती जाए कि हम अपना ही करेंगे। और ग्लोबलाइज होने का मतलब यह था कि दुनिया भर के देशों को अपने यहां आने के लिए हम आमंत्रित करेंगे कि आप आइए और अपना सामान लाइए। क्योंकि जब कोई कंपनी आएगी हमारे यहां पर मुक्त व्यापार के तहत, तो वो इन्वेस्टमेंट भी लेकर आएगी, और किसी देश में इन्वेस्टमेंट का आना उस देश की जीडीपी को ग्रो करता है। क्लियर? तो प्लस माइनस बहुत है, जिसको आज के सेशन में हम कंक्लूड कर लेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हम इंडिया इजराइल पर आते हैं और चर्चा करते हैं कि इस देश के साथ तो भारत व्यापारिक सरप्लस में ही है, अगर आंकड़े सही हैं इंटरनेट पर जो उपलब्ध हैं उनको अगर सही माना जाए तो। ठीक है, तो इंडिया इजराइल कीन ऑन फाइनलाइजिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। आप सीएनबीसी की न्यूज देख सकते हैं 22 फरवरी की, कि भारत और इजराइल एक दूसरे के साथ मुक्त व्यापार समझौता करने व्यापार करने के जबरदस्त इच्छुक हैं और इसके बिल्कुल नजदीक हैं। उम्मीद की जा रही है कि बेंजामिन नेतन्याहू जल्दी ही भारत आने वाले हैं, और वो जिस समय भारत आएंगे हो सकता है G20 से पहले उनकी विजिट हो, और उस विजिट के अंदर भारत और इजराइल एक दूसरे के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कर लें। आप ये सारी खबरें आप दुनिया भर के अखबारों से देख सकते हैं। ठीक है, वर्तमान में इजराइल के अंदर बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार है, और यह जो पोर्शन आप हमसे डिस्कस कर रहे हैं यह असल मायने में दो तरह से आपको फायदा देगा। जीएस पेपर 3 के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ने के लिए, और जीएस पेपर 2 के अंदर यह आपको इंटरनेशनल रिलेशंस में मदद करेगा। क्या इस तरह के सवाल कहीं किसी परीक्षा में पूछे गए हैं? जी हां, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2018 के अंदर आपसे पूछा गया था कि भारत किन देशों के साथ फ्री ट्रेड पार्टनरशिप करता है आसियान कंट्रीज में। आपको ऑप्शंस दिए गए थे, आपको उनमें से विकल्प चुनना था। यानी आपको यह पता होना चाहिए कि भारत का मुक्त व्यापार समझौता किन देशों के साथ है। इसके साथ साथ दूसरा सवाल यहां देखते हैं, द टर्म रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप ऑफन अपीयर्स इन द न्यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ अफेयर ऑफ ए ग्रुप ऑफ कंट्रीज नॉन एज। यूपीएससी सिविल 2016 के अंदर फिर से ये रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के बारे में, आरसीईपी के बारे में पूछा गया था, जिसमें से कि इंडिया 2020 में स्वतः ही बाहर हो गया था। इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। आसियान के साथ, चाइना के साथ, आसियान प्लस जो अन्य 6 कंट्रीज थे उनके साथ में ये हो रहा था। तो ऐसी स्थिति में इंडिया इससे बाहर हो गया था। ठीक है, अब फिलहाल बात करते हैं इंडिया इजराइल की। यानी कि ये पेपर जो है, पेपर में पूछा जाने वाला बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इसलिए आप इसे प्रॉपर तरीके से तैयार करें। ना केवल यूपीएससी अपितु अब जितने भी स्टेट पीसीएस हैं या जो एसएससी वाले विद्यार्थी हैं वो विशेष रूप से ध्यान दें कि अब आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा मायने रखना शुरू करेगा यहां से आगे का जो जीके है। यानी कि जो भी अब अंतरराष्ट्रीय रूप से चल रहे हैं या फिर राष्ट्रीय परिदृश्य हैं, चाहे वो इंडियन पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, ये बहुत ज्यादा मायने रखेगी। इसी कारण से मैं एक बहुत बड़ी घोषणा करने वाला हूं। उम्मीद कर रहा था कि आज आप 3 लाख सब्सक्राइबर जैसे ही पहुंचाएंगे मैं आपके लिए एक जबरदस्त घोषणा करूंगा। अभी कुछ 1000 बाकी हैं, तो मैं उसी समय एक प्रॉपर वीडियो के साथ आपके सामने घोषणा करूंगा। और मैं ये विश्वास के साथ कहता हूं कि उस घोषणा के बाद शायद आपको ये यकीन हो जाएगा कि ये आरएनए बाई अंकित अवस्थी जो फिलहाल हमने चैनल बनाया है, ये केवल और केवल स्टूडेंट्स के लिए है।
और वो स्टूडेंट्स के लिए जो चैनल है ना, उसकी खासियत आपको पता चल जाएगी। फिलहाल के लिए इंडिया इजराइल को आप नक्शे पर देखें और नक्शे पर देखकर बहुत सारी चीजें दिमाग में रिलेट करें। जब इंडिया इजराइल आपको यहां दिखाई दे तो दिमाग में जोर डालिएगा कि भारत और इजराइल आपस में जुड़ने के लिए और कौन से मंच साझा कर रहे हैं। शायद आपको अचानक दिमाग पे जोर डालने से याद आ जाए कि भारत और इजराइल ने हाल ही में I2U2 नामक गठबंधन भी बनाया है। इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए, यानी चारों की चारों देश मिलकर के एक एक तरह का गठबंधन बनाए हैं जो व्यापार को बढ़ावा देगा। आपको याद होगा I2U2 को वेस्टर्न क्वाड के नाम से पुकारा गया था। क्वाड जिसमें ऑलरेडी इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के साथ गठबंधन किया हुआ है, उसी तरह से वेस्टर्न क्वाड के नाम से I2U2 को हाल ही के दिनों में पुकारा गया था और इंडिया इजराइल के साथ उसी के तहत संभव है कि FTA करने में अपना इंटरेस्ट शो कर रहा हो। यह जानकारी कहां से बाहर आई? तो इंडिया में जो इजराइल के एम्बेसडर हैं नार गिलोन, उन्होंने अपने द्वारा यह जानकारी दी कि इंडिया और इजराइल कितना ज्यादा एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने के लिए तत्पर हो रहे हैं। इंडिया के साथ हम कंफर्टेबल फील करते हैं, स्ट्रांग फील करते हैं। ठीक है, तो ये इजराइल के एम्बेसडर हैं। इजराइल के साथ भारत का क्या संबंध अब तक रहा है? तो आपको पेपर के पर्सपेक्टिव से यह पता होना चाहिए, नंबर एक, कि भारत ने सबसे पहले इजराइल के साथ जो डिप्लोमेटिक संबंध है वो कब शुरू किए थे? आंसर है 1992 में शुरू किए थे। इन्हीं डिप्लोमेटिक टाइज की वजह से इस साल हम लोग 30 साल पूरा होने का महोत्सव मना रहे हैं। 1992 के अंदर नरसिम्हा राव जो सरकार थी, जिन्होंने LPG रिफॉर्म देश को दिए थे, वही सरकार इजराइल के साथ में अपने सबसे पहले इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित की थी। इस स्थापित करने में आपको पोस्ट कोल्ड वॉर एरा भी समझना होगा। 1991 में ऑफिशियली कोल्ड वॉर को खत्म माना जाता है क्योंकि उस समय यूएसएसआर खुद 15 देशों में टूट गया था। उसके बाद इंडिया ने इजराइल के साथ दोस्ती बनाना शुरू की थी। इजराइल का, आप पूछेंगे कोल्ड वॉर से इसका क्या लेना देना? यह माना जाता था कि जो इजराइल है वो एक तरह से अमेरिका का एक्सटेंडेड आर्म है अरब वर्ल्ड के अंदर, यानी इजराइल और कुछ नहीं, अमेरिका ही है, ऐसा ट्रीटमेंट किया जाता था। इसलिए इजराइल के साथ कभी हम लोगों ने पहले इतनी नजदीकी नहीं दिखाई थी, क्योंकि कोल्ड वॉर एरा में अमेरिका के किसी भी मित्र के साथ में दोस्ती दिखाने का मतलब था यूएसएसआर विरोधी होना। इसलिए कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद हमने अपने LPG रिफॉर्म्स के बहाने इनके साथ अपने डिप्लोमेटिक संबंध स्थापित किए, ये मानते हुए कि इजराइल से दोस्ती करके हम अमेरिका हितैषी नहीं बन रहे हैं, अपितु इजराइल को एक इंडिपेंडेंट नेशन ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, इजराइल जो है वर्तमान में भारत के लिए तीसरा बिगेस्ट डिफेंस सप्लायर बन के उभरा है। वाजपेयी सरकार जब आई थी, उन्होंने एरियल शैरोन के साथ बातचीत करके, एरियल शैरोन पहले ऐसे इजरायली PM बने थे जो भारत आए थे। तो इजराइल के साथ भारत के 30 साल पूरे होने पर जो महत्वपूर्ण पॉइंट है आपको याद करने लायक, पहला, किसने ये संबंध शुरू करवाए थे? नंबर दूसरा, भारत आने वाले पहले इजरायली प्रधानमंत्री कौन थे? तो एरियल शैरोन थे। ये तथ्यात्मक जानकारी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, बाकी सारी चीजें यहां लिखित में हैं, कई बार चर्चा का विषय बन चुकी हैं। बेंजामिन नेतन्याहू कैंसिल इंडिया विजिट ड्यू टू इजराइल इलेक्शन। ये जो आप खबर सुन रहे हैं ना, जो 3 फरवरी 2022 की है, इस खबर के कई मायने हैं कि अभी फिलहाल इजराइल के अंदर, आपको मालूम होगा कुछ दिनों पहले मैंने एक सेशन किया था, यहां पर कभी भी परमानेंट सरकार नहीं बनी है। इसका अपने आप में एक बहुत ही तगड़ा इलेक्शन सिस्टम है। यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, इजराइल की संसद को किस नाम से जाना जाता है। इतना ही नहीं, आप मुझे यह भी बताइए कि इजराइल के अंदर इलेक्शन पद्धति औरों से अलग कैसे है, कितना प्रतिशत मिनिमम आपके पास वोट शेयर हो, तब जाके इजराइल के अंदर एक पार्टी बन सकती है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इजराइल का PM का इंडिया विजिट पोस्टपोन्ड हुआ था क्योंकि वो कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए थे पहले जब बेनेट आने वाले थे। नेतन्याहू जो है वो 2022 में आने की बात आ रही थी, वो इसलिए नहीं आए थे क्योंकि इलेक्शन थे। ये नहीं आए, बेनेट नहीं आए। अब चर्चाएं फिर से हैं कि इंडिया ने इन्हें फिर से आमंत्रित किया है 2023 में। तो आंसर है क्योंकि इंडिया इनके साथ में संभवतया FTA करना चाहता है। अब तक आपके दिमाग में काफी ज्यादा प्रश्नों की लड़ी तैयार हो चुकी होगी। ऐसी भी क्या स्थिति थी सर,
इंडिया के साथ में इजराइल के रिलेशन की हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन इजराइल ने हमारे साथ में अनाउंसमेंट ही नहीं, अनाउंसमेंट एफटीए का कर दिया, तो इससे तो हमें नुकसान होगा, क्योंकि आप अब तक बता चुके हैं एफटीए का मतलब नुकसान होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, इसके कई मायने हैं। फिलहाल इंडिया इजराइल के जो रिलेशन है उसमें इंडिया ज्यादा पदार्थ एक्सपोर्ट करता है, और अगर एफटीए होता है तो भारत संभवतया और इजराइल के माध्यम से सामान दुनिया को एक्सपोर्ट करेगा। आपके दिमाग में एकदम क्लिक होगा, क्या कहना चाहते हो? वहां तो 1 करोड़ भी आबादी नहीं है, इंडिया उन्हें बेचकर क्या कर लेगा? रुकिए जरा, मैं वही तो बोल रहा हूं, अधूरेपन में ज्ञान आपको परेशान कर सकता है। चलिए पूर्णता की तरफ लेकर चलते हैं। दोबारा सुनिए क्या कहा। माना कि इजराइल की आबादी अभी 1 करोड़ भी नहीं है, तो हम उनको क्या बेच लेंगे? नथिंग। हम अभी जो बेच रहे हैं उससे पैसा कमा रहे हैं। लेकिन इंडिया ने हाल ही में एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक काम इजराइल में किया है। क्या किया है? इंडिया ने इजराइल का एक स्ट्रेटेजिक पोर्ट जिसका नाम है हाइफा, वो अधिग्रहित किया है $1.2 बिलियन में अडानी के द्वारा। कुछ याद आया? अरे साहब, फिर से अडानी का नाम ले दिया आप प्रचारक हैं। अरे महाराज, मैंने नाम नहीं लिया, ये जो आपने अभी जो सुने थे ना, इन्होंने ही नाम लिया है। कहां लिया है मैंने वो पद, इसलिए स्किप कर दिया था। यहां देख लीजिए, ऑन द अडानी ग्रुप एक्वायरिंग द हाइफा पोर्ट लास्ट मंथ, गिलोन ने कहा है इट वाज साइन ऑफ इजराइल ट्रस्ट ऑन इंडिया एंड इट कुड बूस्ट बायलैटरल ट्रेड। कुछ समझ रहे हैं आप? मैंने अडानी का नाम नहीं लिया महाराज। ये जो आप यहां पर व्यक्ति देख रहे हैं जिसने नाम है, ये जो एम्बेसडर है जिसका भाषण मैंने आपको अभी सुनाया, इजराइल के जो भारत के अंदर एम्बेसडर है जिनका नाम नाओर गिलोन है, इन्होंने क्या कहा है कि इजराइल ने भारत पर विश्वास करके हाइफा पोर्ट इन्हें दिया है, अपना स्ट्रेटेजिक पोर्ट इन्हें दिया है। हम करें क्या उसका? व्यापार में उपयोग करिए। अडानी ग्रुप ने लास्ट मंथ ही इनका स्ट्रेटेजिक पोर्ट हाइफा के अंदर एक्वायर किया है। पोर्ट ऑफ हाइफा इज द सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट इन इजराइल इन टर्म ऑफ शिपिंग कंटेनर एंड बिगेस्ट इन शिपिंग टूरिस्ट क्रूज शिप। क्या यूज करेंगे फिर हम इसका यूज क्या करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। असल मायने में इसका हम लोग यूज करने वाले हैं साथियों। इजराइल ने जो अन्य देशों के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हुए हैं, इजराइल ने अन्य देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हुए हैं क्या? जी हां, इजराइल ने अन्य देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑलरेडी किए हुए हैं। तो अगर वो किसी भी देश के, और जो नहीं भी किए हैं तो जो भविष्य में करेगा, उसके लिए अगर इंडियन कंपनीज इजराइल में जाकर काम करने लगती हैं, स्ट्रेटेजिक पोर्ट पर अपना जाकर के, जैसे मुंद्रा पोर्ट पर कंपनीज ने अपने स्टॉक यार्ड बना रखे हैं, ऐसा वहां पर इंडियन कंपनीज बना लेती हैं और इजराइल से उसी सामान को उठाकर जिनके साथ इंडिया ने फ्री ट्रेड नहीं कर रखा है उनसे कर लेती हैं। जैसे आज भी आपके पास में जो चाइनीज सामान है वो आसियान कंट्रीज से घूमकर कई बार आता है। कई बार बहुत से प्रोडक्ट, आप एप्पल का मोबाइल अगर खरीदते हैं तो उसके अंदर कई बार जब बैटरी ओपन करके देखेंगे तो आपको वहां पर मेड इन वियतनाम या मेड इन फिलीपींस लिखाई देगा, जबकि कंपनी तो अमेरिका की है। वहां से क्यों आ रही है? क्योंकि इंडिया और वियतनाम के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रखा है। इसका मतलब उस पर टैक्स बचा लिया गया। ऐसे ही YouTube जब लोगों को पैसे देता है, YouTube है अमेरिकी कंपनी, लेकिन ट्रांजैक्शन आता है कई बार आयरलैंड की कंपनी से। हो सकता है आयरलैंड के साथ भारत का टैक्सेशन कम हो। ये जो टैक्स बचाने की कला है ना, इसका उपयोग आप कर पाएंगे क्योंकि इजराइल के माध्यम से आप वहां से सामान को आगे भेज पाएंगे। उम्मीद है आपको यह समझ में आ रहा हो। इंडिया यह मानता है कि इजराइल से जो यूरोप है उसमें उसकी एंट्री आसान हो जाएगी। जैसे फिलहाल इंडिगो के द्वारा टर्किश एयरलाइंस के साथ जो एग्रीमेंट किया गया, उसके पीछे का बड़ा वजह क्या था? टर्किश एयरलाइंस के इस्तांबुल को यूज में लेकर यूरोप में एंट्री मारेंगे, यह समझ करके कि टर्की की फ्लाइट आ रही है यूरोप से, यूरोप में आ रही है। एग्जैक्टली वैसे ही इंडिया ने शिपिंग पोर्ट बना दिया इस्तांबुल, इसके अंदर हाइफा के अंदर। यहां से भारतीय जहाज भी बनकर कहीं जाएंगे तो वो कहेंगे इजराइल से आ रहा है। समझ में आया? यह एक तरीका होता है, इनडायरेक्ट तरीका यह बताने का कि आप दूसरे देश का उपयोग व्यापार में कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप थोड़ा बहुत रिलेट कर लिए हो चीजों को, बाकी मर्जी आपकी है। तो इंडिया और इनके बीच का जो ट्रेड है वो $7.5 बिलियन का पहुंच चुका है और लगातार यह इंक्रीज हो रहा है। इन्होंने कहा है कि हमारे ट्रेड के अंदर जो इंक्रीमेंट है वो लास्ट 1 साल में ही
50% हुआ है। जहां लास्ट ईयर $5 बिलियन था, अब $7.5 बिलियन का इंडिया इजराइल के बीच में ट्रेड है और यह भविष्य में और बढ़ेगा। अब देखिए यहां पर फिगर लिखा है $7.86 बिलियन डॉलर इन ईयर 2021। अब इधर देखें आप, यह रहा 2021 इंडिया इजराइल ट्रेड का स्टैटिक्स आपके साथ साझा कर रहे हैं। इंडिया का एक्सपोर्ट जो इजराइल को होता है वो है $4.7 बिलियन का। कितना? $4.7 बिलियन का। इंडिया क्या भेजता है? यहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स के इक्विपमेंट भेजता है, पेट्रोलियम पदार्थ भेजता है, प्रीशियस मेटल्स स्टोन भेजता है, ऑर्गेनिक केमिकल्स भेजता है इजराइल को। $4.7 बिलियन का इंडिया एक्सपोर्ट करता है। इंडिया इनसे मंगाता क्या है? इंडिया का एक्सपोर्ट यह हो गया। और देखिए इंडिया इंपोर्ट क्या करता है इजराइल से? तो $3 बिलियन का सामान हम इंपोर्ट करते हैं। जब हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं, तो हमें क्या होता है? मुनाफा। ट्रेड सरप्लस। ट्रेड सरप्लस कितना हुआ? लगभग $1.7 बिलियन का हमें ट्रेड सरप्लस हुआ। इंडिया इजराइल से क्या मंगाता है? तो सबको पता है डिफेंस मंगाता है। डिफेंस इक्विपमेंट तीसरे नंबर पर हमारे लिए इजराइल ही आता है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, नेविगेशन के इक्विपमेंट, पेस्टिसाइड्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, पोटेशियम का जो पोटासिक फर्टिलाइजर है वो, डायमंड, ये हम उनसे मंगाते हैं। अच्छा, यानी दोनों के बीच में व्यापार होता है, ठीक है, और अच्छा व्यापार चल रहा है। अगर हम बात करें तो इजराइल के केस में इंडिया जो है वो इजराइल का एशिया में दूसरा बड़ा सप्लाई पार्टनर है और कुल मिलाकर इजराइल का 7th टॉप मोस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इजराइल के लिए इंडिया। हम इनके साथ करने क्या जा रहे हैं? हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने जा रहे हैं। दैट मींस बॉर्डर पर टैक्सेशन नहीं लगेगा। हालांकि दुनिया भर में और भी कई प्रकार के ट्रेड के तरीके हैं जो हम इनके साथ कर सकते थे, लेकिन फिलहाल हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं जिसमें कंट्रीज एक दूसरे के टैरिफ्स को खत्म करने की बातें एक दूसरे के साथ करती हैं, ठीक है। एफटीए का फायदा क्या होता है? मैंने शुरुआत में बताया, एफटीए होने से व्यापार बढ़ता है। दोनों ही देश एक दूसरे के पास और ज्यादा सुगमता से जाते हैं। व्यापार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, आर्थिक समृद्धि आएगी, बेरोजगारी दूर होगी, कंपनीज में एक दूसरे के साथ, देशों में एक दूसरे के साथ विश्वास बढ़ेगा। ये सारे इनके फायदे हैं। विदेशी मुद्रा भंडार आपका इंक्रीज भी होगा, लेकिन इसके रिवर्स भी पॉसिबल है। किसी एक का इंक्रीज होगा तो ये तो जीरो सम गेम है ना, आपके पास इंक्रीज हो रहा है तो उसके पास घट रहा है। ओवरऑल शेयर मार्केट की तरह अगर आपका शेयर बढ़ रहा है तो किसी का घट रहा है, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में जो एफटीए को लेकर के कंसर्न होते हैं वो ज्यादा बड़े होते हैं कि हमें नुकसान होगा कि हमें फायदा होगा। इतिहास गवाह है कि भारत को एफटीए करके नुकसान ज्यादा हुए हैं। जैसे भारत ने साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम जैसे देशों से जब व्यापार किया है तो हमें ट्रेड डेफिसिट जो है ना वो काफी बड़ी मात्रा में हुआ है। मतलब इनके यहां से भारत में सामान ज्यादा आया है। क्यों? क्योंकि साउथ कोरिया अपने आप में मशीनी मतलब दुनिया है, बहुत जबरदस्त तरीके से। ये जितनी भी आप हुंडई देख लें या फिर सैमसंग देख लें या एलजी देख लें, ये बड़ी बड़ी कंपनियां साउथ कोरिया से आती हैं, डेवलप्ड कंट्री है, तो ये देश के अंदर गजब तरीके से माल बेचती है। ऐसे ही इंडोनेशिया से बड़ी मात्रा में तेल आता है, जापान से टेक्नोलॉजी आती है, सिंगापुर से आईटी आता है, इस तरह से मलेशिया से तेल आता है। तो जब हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं तो हमारे इंपोर्ट से घाटे भी ज्यादा होते हैं ट्रेड बैरियर हटने के कारण। भारत के द्वारा अब तक 13 देशों के साथ अपने एफटीए किए गए हैं, जिसमें श्रीलंका का नाम शामिल है, साफ्टा शामिल है, नेपाल शामिल है, भूटान, थाईलैंड, सिंगापुर, आसियान, सेका, साउथ कोरिया, जापान, मलेशिया, मॉरिशस, यूएई और ऑस्ट्रेलिया अभी ताजा ताजा जुड़ा है, ठीक है। इस तरह से हम 13 एग्रीमेंट एफटीए के अंदर ऑलरेडी रखते हैं। इसी को लेकर सवाल भी कई बार पूछे गए हैं। अब सवाल बनता है, इंडिया और इजराइल के बीच में डिफेंस को लेकर के क्या पार्टनरशिप है? देखिए, शुरुआत जब हुई थी तब हम इजराइल से 7.9% अपनी आवश्यकता का परचेज करते थे, लेकिन अब 13% तक 1999 में पहुंच गया था और 2015 में हमारे द्वारा इंडिया ने जो इजराइल से जो ग्रोथ की है वो 42% तक हमारी ग्रोथ हो चुकी है इजराइल से जो सामान हम मंगाते हैं उसके अंदर, ठीक है। इंडिया इजराइल से कौन से डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट करता है या परचेज करता है? तो हमारे द्वारा बराक मिसाइल सिस्टम हो या डिफेंस मिसाइल स्पाइडर सिस्टम हो या फिर टोही विमान हो जो सर्चिंग के लिए काम में लेते हैं, जिसका नाम हेरॉन है, जो कि एक यूएवी है। इसके साथ साथ हम स्पाइस 2000 बॉम्ब, जिसकी वजह से हमने पाकिस्तान के अंदर घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक की थी, वो स्पाइस बॉम्ब था जो कि बिना कुछ कहे जमीन मतलब घर में छेद करके खुद से ड्रिल करके कमरे में जाके फटा था, जिसकी वजह से पाकिस्तानियों ने कहा था कि हमारे ऊपर तो हमला ही नहीं हुआ। इस बॉम्ब के अंदर ही कैमरा लगा होता है। ये बॉम्ब हम इजराइल से ही परचेज करते हैं। लेजर गाइडेड बॉम्ब्स जो हैं वो भी हम इजराइल से परचेज
करते हैं, ये इजराइल से हम परचेज करते हैं। इसके अलावा इजराइल इंडिया के साथ मिलकर आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया के तहत ये मतलब आरद करके जो गन है या फिर ये कैरामिल करके जो गन है, इन्हें बनाने की बात कर रहा है। इजरायली मेड गन जो है वो इंडिया के साथ मिलकर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया और इजराइल के जो कॉर्पोरेशन एरियाज हैं वो इतने सारे हैं, इन सब विषयों पर हम एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। आपने कई चीजें सुनी होंगी। जब हम साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं तो एक बहुत ज्यादा पेगासस नाम का सॉफ्टवेयर था जो सुर्खियों में आया था, वो इजरायली था। तो इजराइल और इंडिया काफी तरह से एक दूसरे के साथ है और स्ट्रेटेजिकली हमारा बहुत दूसरे के लिए महत्व भी है। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी साथियों को आज का सेशन ये अच्छे से समझ में आया होगा। आप सबसे गुजारिश है कि समय निकाल करके इस चैनल पर आने की एक पंक्चुअलिटी बना लें, क्योंकि आज शाम तक मैं अपने द्वारा जो सूचना आप तक जारी करनी है वो कर दूंगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि मेरे प्यारे साथी इस चैनल पर 3 लाख पूरे होने वाले हैं। हमारा उम्मीद तो असल मायने में 58 लाख पहुंचने का है। यात्रा बहुत लंबी है, क्योंकि जो परिवार हमने कहीं बसाया था उन सदस्यों को वापस लेकर आना है, लेकिन उन सदस्यों तक सूचना तभी पहुंचेगी जब आप अपने हाथ में जिम्मेदारी लेंगे। और इस जिम्मेदारी की पूर्ति के लिए आप सबसे पहले जो काम डेली कर दें वो ये कि इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल के राइट हैंड कॉर्नर पर एक बटन दिया हुआ है जिस पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसे दबा दें, जिसका कोई चार्ज नहीं लगता। हां, चार्ज जिसका लगता है वो मैं आपको बताता हूं। हमारे पेड कोर्सेज हैं आरएनए बाई अंकित अवस्थी नामक एप्लीकेशन पर, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है। यहां पर हमारे द्वारा आप सबसे जो जानकारी पूछी जाती है वो बहुत नॉमिनल है। इन जानकारियों को फिलफिल करने के बाद जो हमारा पेड कोर्स 1 तारीख से शुरू हो रहा है, उसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी जैसे सब्जेक्ट बहुत ही नॉमिनल कीमत पर दिए जा रहे हैं। मात्र 1999 रुपीज में आप लोगों को जनरल अवेयरनेस का जो कोर्स है, जो विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा, देखिए यूपीएससी वाले विद्यार्थी भी ध्यान से सुन लें कि आप कितनी भी अच्छी तैयारी कर लेना, मैं उस लेवल की लक्ष्मीकांत भी कराऊंगा, लेकिन वो बैच अलग लेकर आऊंगा, है ना। जो यूपीएससी की लक्ष्मीकांत है वो एकदम खोल करके जिसको हम पढ़ाएंगे ना, प्रॉपर जो लॉ के साथ पढ़ाएंगे, वो बैच अलग से डेडिकेटेड क्राउड के लिए लाया जाएगा। लेकिन जो जर्नलिस्टिक चीजें हैं, जैसे कि आर्टिकल्स हुए या फिर बेसिक एक्सप्लेनेशन हुआ, इंडियन पॉलिटी का जो फाउंडेशन है एनसीईआरटी का, वो आप यहां से तैयार कर पाएंगे। ये विशेष रूप से जो कोर्स लाया जा रहा है, ये एसएससी वाले विद्यार्थी तो यूं समझकर इसे ले लें कि हां भाई एक बार इसको ले लिया तो हमारा एसएससी में जो 25 क्वेश्चन का मामला है, मैं आपको यह दावा कर रहा हूं आने वाले समय में, जब से मेंस के अंदर जीके आई है तब से जीके का रोल आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हो गया है, ध्यान रखिएगा। और अगर ऐसा है तो आपको पढ़ना जरूरी है, और जब तक पढ़ना जरूरी है तो उस पर मेहनत भी रिक्वायर्ड है। आपने और सब्जेक्ट्स को खूब समय दिया है, लेकिन जब तक आप जीके को समय नहीं देंगे, आप लोगों के लिए यह मददगार साबित नहीं होगी। एक बार समय लेगी, लेकिन फायदा पता है क्या है? जैसे ही आपका एसएससी में सिलेक्शन होगा, तुरंत आप यूपीएससी के लिए भागेंगे, स्टेट पीसीएस के लिए भागेंगे, तब भी मेरा ये दिया हुआ नॉलेज काम आएगा। यानी ये जो नॉलेज आप मुझसे यहां लेने वाले हैं ना, ये आगे आने वाले टाइम में बहुत फ्रूटफुल होने वाला है। लिंक कमेंट बॉक्स में दिया है, जल्दी से अपनी सीट रिजर्व करा लें। 1 तारीख से बैच शुरू हो रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।